सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश आपको मिलेगा 24 सितंबर 2025 को। 24 सितंबर वो दिनांक है जिस दिन पूना पैक्ट हुआ था और बहुजन समाज के लोग या यूं कहें कि अंबेडकर अनुयायी इस दिन को पूना पैक्ट धिक्कार दिवस मनाते हैं। आखिर क्यों पूना पैक्ट धिक्कार दिवस क्यों मनाते हैं? सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 से बाबा साहब अपने अस्पृश्य समाज के लिए, दलित समाज के लिए महत्वपूर्ण अधिकारों को लेकर आए थे। लेकिन इसी बीच 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जेल में रहते हुए आंदोलन शुरू कर देते हैं, धरना प्रदर्शन यानी कि अनशन शुरू कर देते हैं। और वो अनशन अनिश्चितकालीन होता है। उनकी शर्त बस इतनी थी कि जो यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन से बाबा साहब ने दोहरा मताधिकार प्राप्त किया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्राप्त किया था, नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा में समान नागरिकता समेत कई अधिकारों को प्राप्त करके बाबा साहब वहां से आए थे। लेकिन मेरे साथियों, ये कुठाराघात करने का कार्य पूना पैक्ट ने किया। अंततः 24 सितंबर 1932 को, हम इसके विस्तार में नहीं जा रहे हैं, 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच जो एग्रीमेंट, समझौता होता है, उसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस पूना पैक्ट में कोई अधिकार आपको मिले नहीं, बल्कि अधिकारों को छीना गया। मेरे साथियों, ये दो अधिकार यहाँ पर छीन लिए जाते हैं। इस बात को हमें समझना है और यही कारण है, दो अधिकार यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र और दोहरा मताधिकार, इसे छीन लिया जाता है दलितों से। और इसलिए बाबा साहब के अनुयायी इस दिन यानी कि 24 सितंबर को पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के अंबेडकर संदेश में हम विस्तार से बात करेंगे 23 सितंबर 1928, जो यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन से अधिकार मिले बाबा साहब को। इन अधिकारों की नींव है 23 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के सभी सदस्यगण होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और इधर बाबा साहब होते हैं आमने सामने। सीधे प्रश्न साइमन कमीशन के लोग, सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण, चेयरमैन बाबा साहब से पूछते हैं। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, 295 प्रश्न बाबा साहब से पूछे गए। सभी प्रश्नों का जवाब बाबा साहब सटीक देते हैं। आज के अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे, महसूस करेंगे किस तरह से बाबा साहब ने उस समय हो रहे दलितों, अस्पृश्यों पर अत्याचार, शोषण की हकीकत को बताने का कार्य किया साइमन कमीशन को। और उसी हकीकत की बदौलत दलित समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय मानते हुए अधिकारों से लैस किया गया गोलमेज सम्मेलन में। इस बात को हमें समझना है मेरे साथियों। आज का जो अंबेडकर संदेश है, वो प्रश्न संख्या हम आपको बता दें, 295 में से 223 प्रश्न संख्या से लेकर 248 तक हम आपके समक्ष रखेंगे, जिसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से उच्च जातीय या यूं कहें कि सवर्णों के द्वारा बाबा साहब पर, हमारे दलित समाज पर, अस्पृश्यों पर शोषण, अत्याचार किया जाता था। कैसे उन्हें वोट देने से वंचित किया जाता था। कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज के अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे। हालांकि उसी बीच कुछ गौरवशाली चीज़ें भी निकल कर आएंगी। वो आज का अंबेडकर संदेश अगर अंत तक आप सुनते हैं तो निश्चित ही उससे अवगत हो जाएंगे। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से, और पेज नंबर हम आपको बता दें 197 से लेकर 199 तक हम आपके समक्ष बिना विलंब के BBAIC सारनाथ वाराणसी से प्रस्तुत कर रहे हैं। 223वां जो प्रश्न यहाँ पर साइमन कमीशन की तरफ से बाबा साहब से पूछा जाता है, वो कहते हैं कि मुझे ये सुनकर प्रसन्नता हुई, 20 वर्ष पहले यदि कोई सवर्ण हिंदू किसी अस्पृश्य के निकट संपर्क में आता था तो वह अपने आप को शुद्ध करना
अपना धार्मिक कर्तव्य समझता था, परंतु अब ऐसी बात नहीं है। तब बाबा साहब कहते हैं, जी हाँ, अब सचमुच यदि 20 वर्ष पहले से तुलना की जाए तो मैं सोचता हूँ कि दलित वर्गों के कुछ लोग व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी ऊंचे उठ गए हैं। 20 साल पूर्व क्या कोई दलित बंबई में वकालत कर सकता था? बाबा साहब कहते हैं, नहीं। इस समय दलित वर्गों के कितने लोग वकालत कर रहे हैं? बाबा साहब कहते हैं, मैं ही अकेला व्यक्ति हूँ। मेरे विचार में हमें कल बताया गया था कि सरदारों और इनामदारों की मतदाता सूची में दलित वर्गों के 2 सदस्य हैं। बाबा साहब कहते हैं, केवल एक है, उसकी स्थिति भिन्न है। उसे पेशवाओं ने रण क्षेत्र में की गई सेवाओं के लिए जागीर दी थी। ब्रिटिश सरकार ने उसे ये पट्टा नहीं दिया। हम देखते हैं कि भारत में शहरों और गांवों के बीच बसें चल रही हैं तथा इनमें दलित वर्गों के लोग चढ़ सकते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं, शहरों में हो सकता है, गांवों में नहीं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां दलित वर्गों के लोगों को इनमें नहीं चढ़ने दिया जाता। उन्हें कौन रोकता है? बाबा साहब कहते हैं, ड्राइवर उन्हें नहीं चढ़ाता। ड्राइवर उन्हें नहीं चढ़ाता, ड्राइवर तो उसी को चढ़ाएगा जो पैसा देगा। वो उन्हें क्यों नहीं चढ़ाता? बाबा साहब कहते हैं, क्योंकि यदि वो उन्हें चढ़ाता है तो और जो सवारियां हैं वो नहीं आएंगी। उदाहरण के लिए, नाई मेरी हजामत नहीं बनाएगा, भले ही मैं उसे 1 रुपया दूँ। मतलब पैसा भले को हम ज़्यादा दें, पैसे का मसला ही नहीं है। पैसे बाबा साहब कहते हैं हम ज़्यादा दें, बावजूद इसके वो हमारी हजामत नहीं बनाएगा। क्या इस मामले में कोई सुधार हो रहा है? तब बाबा साहब कहते हैं, हाँ, सुधार हो रहा है। फिर भी ऐसे अनेक मामले हैं जहां दलित वर्गों को इन बसों में नहीं चढ़ने दिया जाता। अगला प्रश्न है, हम अब दलित वर्गों के उन लोगों के मामले को लेते हैं जो बंबई की मिलों में काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ ट्रामों में जाते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उन्हें ट्रामों में यात्रा नहीं करने दी जाती है? बाबा साहब कहते हैं, 2 साल पहले एक ऐसा मामला हुआ था जब एक भंगी को ट्राम में नहीं चढ़ने दिया गया। जब आप 2 साल पहले की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल अपवाद है और कोई नियम नहीं। तब बाबा साहब एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं, उदाहरण के तौर पर मैंने देखा है कि जब मैं BB&CI रेलवे से सफ़र करता था तो मैंने ऐसे सैकड़ों मामले देखे जब यात्री दलितों को डिब्बों में घुसने से रोकते थे। मेरे साथियों, वर्तमान में आप आराम से किसी भी बस पे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, रोड बेज हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, सभी बसों में आप यात्रा करते हैं। और इतना ही नहीं, किसी दूसरी सवारी से जितना किराया लगता है उतना ही आपसे भी लगता है। किसी ट्रेन में भी आप आराम से चल सकते हैं। किसी भी ट्रेन में आप आराम से चल सकते हैं। कहीं पर कोई आपसे जात के आधार पर शोषण अत्याचार नहीं करता। मेरे साथियों, ये बदलाव कैसे आया? आज से 100 साल पहले, 100 साल भी अभी नहीं बीता है जब बाबा साहब 1928 में यहाँ बात कर रहे हैं। तो आखिर ये 100 साल में जो परिवर्तन आया है उसकी मुख्य वजह क्या है? मुख्य कारण क्या है? हम सभी इस बात से वाकिफ हैं, भारतीय संविधान की बदौलत ये चीज़ें कमज़ोर पड़ी हैं। लेकिन आज भी कई ऐसी घटनाएं आपके नज़र में आ जाती होंगी, मीडिया के जरिए आ जाती होंगी कि किस तरह से अभी भी मानसिकता बहुत देखने को मिल रही है। मानसिकता के तहत ही कई शोषण अत्याचार होते हैं। कभी घड़े छूने पर हत्या कर दी जाती है, कभी नल छूने पर पैर तोड़ दिया जाता है, हाथ तोड़ दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं विभिन्न राज्यों से आती रहती हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब से अगला प्रश्न माननीय हरि सिंह गौर करते हैं। उन्होंने पूछा कि आपने एक भंगी का मामला उठाया, क्या आपको विश्वास है कि क्योंकि वह ढंग से कपड़े नहीं पहने था इसलिए उसे ट्राम में नहीं चढ़ने दिया गया? बाबा साहब कहते हैं, मुझे इसका पता नहीं। जब एक आदमी ट्राम में चढ़ता है तो उससे उसकी जाति नहीं पूछी जाती, उससे केवल ये पूछते हैं कि भाड़ा दिया या नहीं। क्या ऐसी बात नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, परंतु लोग उसे आसानी से पहचान सकते हैं, ये उसके कपड़ों की वजह से। बाबा साहब कहते हैं, परंतु जब ये पता चल जाए कि कोई व्यक्ति दलित वर्ग का है तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जब पूछा गया कि बाबा साहब से कि कपड़े की वजह से, तब बाबा साहब कहते हैं, भले को अच्छे कपड़े पहने हो व्यक्ति,
लेकिन जब पता चल जाता है किसी तरह से कि ये व्यक्ति दलित वर्ग से बिलोंग करता है, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, मारपीट किया जाता है, ये बात बाबा साहब यहाँ कहते हैं। मेरे साथियों, बार बार इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अंबेडकर संदेश के जरिए आप इतिहास जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पूर्वजों के साथ किस तरह से आपके पूर्वजों के साथ यहाँ पर शोषण अत्याचार होता था, छुआछूत होता था, जातिवाद होता था, उसको आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न बाबा साहब से किया जाता है कि जात के प्रश्न के अलावा पहनावे का भी सवाल है क्या? तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ, लेकिन कुछ दलित बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। बंबई प्रेसिडेंसी में ऐसा कुछ नहीं है कि लोग दलित वर्गों की छाया से भी अपवित्र हो जाते हों। बाबा साहब कहते हैं जी हाँ, परंतु कोंकण और काठियावाड़ के कुछ भागों में अभी भी ऐसा होता है, जो बंबई क्षेत्र में ही आता है। ये कम हो रहा है। तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ, जहाँ तक अहमदाबाद में अम्बालाल सरलाल स्कूल का संबंध है, क्या उनकी बहन ने वह स्कूल दलित वर्गों के लिए नहीं चलाया है? सम्मानित साथियों, इस प्रश्न को हम रिपीट करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने इस अंबेडकर संदेश की स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ गौरवमयी बातें भी पता चलेंगी। गौरवमयी बात यह है, प्रश्न किया जाता है साइमन कमीशन की तरफ से बाबा साहब से कि जहाँ तक अहमदाबाद में अम्बालाल सरलाल स्कूल का संबंध है, क्या उनकी बहन ने वह स्कूल दलित वर्गों के लिए नहीं चलाया? स्कूल का नाम क्या है? अम्बालाल सरलाल स्कूल, अहमदाबाद में। तो वो स्कूल, क्या उनकी बहन ने वह स्कूल दलित वर्गों के लिए नहीं चलाया? तब बाबा साहब कहते हैं वो एक अपवाद है, वही एक अपवाद है, यानी कि मात्र एक स्कूल जो दलितों के लिए चलाया गया। अगला प्रश्न, क्या स्कूल सरकारी खर्च से दलितों के लिए नहीं चलाया जा रहा है? बाबा साहब कहते हैं इसका मुझे पता नहीं, परंतु मैं जानता हूं कि वह महिला दलित वर्गों के उत्थान में रुचि ले रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोगों की रुचि होती है विभिन्न समस्याओं को दूर करने में। तो अगर पूरे देश में अगर एक महिला दलित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, इसका ये मतलब नहीं होता कि सभी उच्च जातीय हिंदू अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न बाबा साहब से पूछा जाता है कि मैं समझता हूँ यह एक अपवाद है। तब बाबा साहब कहते हैं हाँ, ये बिल्कुल एक अपवाद है। डॉक्टर सोहरावर्दी बाबा साहब से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि सामाजिक बहिष्कार और अत्याचारों की घटनाओं को जिनका आपने अभी जिक्र किया है, क्या आप ऐसा नहीं समझते कि आम चुनाव में आपके समुदाय के लोगों को डरा धमकाकर मतदान केंद्रों से भगा दिया जाएगा? तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ, ऐसा हो सकता है। एक आशंका ये भी है कि उच्च जाति के हिंदू वहां मतदान के लिए आए ही नहीं जहां दलित वर्ग के लोग वोट डालें। देखिए, ये प्रश्न एक रिजल्ट की ओर जा रहा है, वो रिजल्ट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ये आशंका भी है कि उच्च जाति के हिंदू वहां मतदान के लिए आए ही नहीं जहां दलित वर्ग के लोग वोट डालें। तब बाबा साहब कहते हैं ऐसा संभव है। ये कहना मुश्किल है कि क्या हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ मामले हैं जहां जिला बोर्डों में सवर्ण हिंदू सभा से चले गए क्योंकि दलित वर्गों के लोग मेज कुर्सियों पर बैठने की मांग कर रहे थे। जब दलित वर्ग के लोग मेज कुर्सियों पर बैठने की मांग कर रहे थे तो वहां से सवर्ण हिंदू सभा से चले गए। बाबा साहब बिना किसी उदाहरण के अपनी बात ही नहीं रखते हैं। जहां लगता है कि एग्जाम्पल की बेहद जरूरत है, सटीक उदाहरण देते हैं, सच्ची हकीकत बताते हैं। अगला प्रश्न, इन हालातों में क्या आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचते कि ये बेहतर होगा कि आप पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करें, क्योंकि इसका अर्थ भी पृथक निर्वाचक मंडल ही होगा, भले ही आप सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में सीटें आरक्षित करा लें। कितना एक तरह से बाबा साहब को क्या डिमांड करना चाहिए। साइमन कमीशन ने खुद रास्ता बताया मेरे साथियों, खुद रास्ता बाबा साहब का बता रहे हैं
कि ऐसी सिचुएशन में जब दलित वर्ग को अगर मताधिकार दे दिया जाए, दलित वर्ग मत देने के लिए जाएगा, हो सकता है वहाँ सवर्ण लोग मत देने के लिए आए ही नहीं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप पृथक निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड करें ताकि दलित अपना पृथक रूप से मतदान कर सकें, पृथक क्षेत्र में मतदान कर सकें। यहां तक कि दूसरी बात उन्होंने कही कि हो सकता है कि आप सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी सीटें रिजर्व करा लें, यानी कि दोहरा मताधिकार का अधिकार मांग लें। तो ये क्लू दे दिया यहां पर साइमन कमीशन ने बाबा साहब को। तब बाबा साहब कहते हैं जी हाँ। मेरे साथियों, अभी 24 सितंबर 1900 की बात हो रही है, 24 सितंबर 1932 की, जब पूना पैक्ट हुआ था। यही पृथक निर्वाचन क्षेत्र और दोहरा मताधिकार महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आमरण अनशन, जो 20 सितंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक चला, 5 दिन लगातार। तो इसमें उन्होंने ये 2 अधिकारों को, जो बड़ी मेहनत से, आप देख रहे हैं 1928 से बाबा साहब किस तरह से लगातार संघर्षरत हैं, और वहां से ये अधिकार चलकर आया, गोलमेज सम्मेलन से मिला और मिला मिलाया अधिकार यहाँ पर महात्मा गांधी के आमरण अनशन करने के बाद छीन लिया जाता है। राव बहादुर राजा बाबा साहब से प्रश्न करते हैं कि मेरे मित्र माननीय हरि सिंह गौड़ ने दलित वर्गों के पहनावे के बारे में जो प्रश्न पूछा, उसके संदर्भ में क्या नाई ने आपकी हजामत बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि आप ठीक ठाक कपड़े नहीं पहने थे? डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं नहीं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं दलित वर्ग से संबंधित हूं, ठीक, बाबा साहब हमेशा बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न ही नहीं है कि बाबा साहब ठीक ठाक कपड़े नहीं पहने होंगे। उन कपड़ों के कारण नहीं जो आपने पहने हुए थे। तब बाबा साहब कहते हैं जी नहीं। एक अन्य सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या गांव के किसी दलित वर्ग के व्यक्ति के लिए बस मालिक के खिलाफ मुकदमा दायर करना आसान काम है क्योंकि उसने उसे बस में नहीं चढ़ाया था? बस में ड्राइवर ने नहीं चढ़ाया दलित वर्ग को, तो क्या उसके खिलाफ, उसके मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना आसान काम है? तब बाबा साहब कहते हैं यह संभव नहीं है, यानी कि मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना संभव नहीं है। इसके पीछे के बहुत सारे ऐसे क्लू हैं जो अगले अम्बेडकर संदेश में हम लेकर उपस्थित होंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों दलित वर्ग किसी भी शोषण अत्याचार को सह लेता था, उसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराता था। ये हम अगले अम्बेडकर संदेश में आपको बताएंगे। आज के अम्बेडकर संदेश चूंकि ये लंबा हो चला है, ऐसे में आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। प्रश्न है, अपवाद स्वरूप अहमदाबाद में दलितों के लिए कौन सा स्कूल खोला गया? इस प्रश्न का जवाब हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। सम्मानित साथियों, जो साथी लगातार अम्बेडकर संदेश को अंत तक वाच करते हैं, हम उनके प्रति विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यही रोकना चाहेंगे। अगले अम्बेडकर संदेश में जल्द मिलेंगे। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।